Hello students, welcome to Mega D classes. Today we are going to discuss the last topic of your lesson number 6 and that is DNA fingerprinting. Again a very important question according to 6 marks or sometimes MCQs are also asked from this topic. So what is the meaning of DNA fingerprinting? तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होगा कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम देखें तो ह्यूमंस के अंदर 99.9% जो उनकी बेस सीक्वेंस है वो सेम होती है। इसका मतलब सिर्फ 0.1% ही बेस सीक्वेंस के डिफरेंस होने से हमें इतनी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। अगर मान लो ह्यूमन जीनोम 3×10⁹ बेस पे यानी कि 3 बिलियन बेस पेयर है तो कितनी बेस सीक्वेंसेस हो सकती हैं जिनमें ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और ये जो डिफरेंस है डीएनए की सीक्वेंस में, इसी डिफरेंस की वजह से हर एक इंडिविजुअल यूनिक होता है अपनी फिनोटिपिक अपीयरेंस में। मतलब सिर्फ इतने से चेंज की वजह से ही उसको देखने का जो उसकी लुक्स हैं वो बाकियों से बिल्कुल अलग हो जाती है। तो अगर हम किसी भी पॉपुलेशन के दो इंडिविजुअल्स के बीच में जेनेटिक डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें और हम उनके पूरे डीएनए को सीक्वेंस करने की कोशिश करें कि आप पहले एक ऑर्गेनिज्म का पूरे डीएनए जो है उसको करो और उसके बाद दूसरे को करो, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मेथड है, बहुत ही ज़्यादा लंबा एक मेथड है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से हम किसी भी दो इंडिविजुअल की डीएनए सीक्वेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं, बट हमें उसके लिए उनके पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बेसिकली क्या करते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म की डीएनए सीक्वेंस में कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर हमारा फोकस रहता है कि उन एरियाज़ में क्या डिफरेंस आ रहा है। मतलब हम उसकी पूरी सीक्वेंस को कंपेयर करने की बजाय उन दोनों के डीएनए सीक्वेंस के कुछ स्पेसिफिक हिस्से ले लेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि उन स्पेसिफिक रीजन्स में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं और उन डिफरेंसेस का पता लगाएंगे। तो ये जो स्पेसिफिक रीजन्स हम अपनी स्टडी के लिए लेते हैं इन्हें हम बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन सीक्वेंसेस के अंदर डीएनए का एक ही पार्ट बार बार रिपीट होता है। तो अगर मान लो हर एक इंडिविजुअल में ये रिपीटेटिव डीएनए सेम होता था और अगर आप कंपेयर करोगे और अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी डिफरेंस नज़र आएगा तो वहाँ से आप आसानी से कंपैरिजन कर सकते हो। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस रिपीटेटिव डीएनए को बाकी का जो बल्क मतलब जो बचा हुआ जीनोमिक डीएनए उससे अलग करो। तो बाकी के डीएनए से इस रिपीटेटिव डीएनए को अलग करने के लिए डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे हम उस सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, घुमाते हैं। तो हमारा जो क्योंकि बल्क डीएनए उसका वजन ज़्यादा होगा तो वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा, मतलब उसकी एक अलग सी पीक बन जाएगी और जो ये बाकी की चीज़ें हैं इनकी पीक स्मॉल बन जाएगी। तो इन स्मॉल पीक्स को हम बोल देते हैं सैटेलाइट डीएनए। अब ये सैटेलाइट डीएनए भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इस सैटेलाइट डीएनए के अंदर जो यूनिट्स बार बार रिपीट हो रही हैं उनकी लेंथ कितनी है, उनका नंबर कितना है, बेस कंपोजिशन क्या है, मतलब उसमें एटी की मात्रा ज़्यादा है, जीसी की मात्रा, मतलब इस आधार पर सैटेलाइट डीएनए भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो सैटेलाइट डीएनए को ही हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए क्यों चूज़ करते हैं। पहले चीज़ तो बच्चों मैंने आपको ये बताई है कि ये बहुत बार रिपीट होती है, तो इसलिए बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो अगर इनमें कोई भी फ़र्क आएगा तो उसको हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये सीक्वेंसेस किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करती। ये ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट रहती हैं लेकिन ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इनको रिमूव भी कर दोगे या अगर ये कोई इफ़ेक्ट भी दिखा रही है तो वो इफ़ेक्ट आपको इतनी जल्दी नहीं दिखेगा। और तीसरी चीज़ जिसकी वजह से इनको चूज़ किया जाता है वो ये है कि इन सीक्वेंस के अंदर बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है और वही आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस है। मतलब अगर आपसे कोई ये पूछे दैट व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, किस आधार पे कर रहे हैं, तो आधार यही है कि जो इसमें रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस हम लेते हैं उनमें पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा होता है। उस पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से ही हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हेल्प मिलती है। अब क्या है, यहाँ पे हम कोई भी टिश्यू ले सकते हैं, चाहे ब्लड है, चाहे किसी का हेयर फॉलिकल है, स्किन है, बोन है, स्लाइवा है, स्पर्म है। किसी भी टिश्यू में से अगर हम डीएनए सिलेक्ट करेंगे
उन सब के अंदर जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो बराबर ही मिलेगा। तो इसलिए आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए कोई भी सैंपल चूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हमेशा ब्लड ही लेना है। और इस वजह से हम इसको फोरेंसिक एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। फोरेंसिक का मतलब होता है बच्चों जहाँ पे आप ये कह सकते हो कि किसी डिस्प्यूट से रिलेटेड, कि मतलब अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि रेप किसने किया है, या मान लो कोई बच्चा है उसके फादर का नहीं पता, वो पता लगाना है, अगर भाई बहन है वो ये कंफर्म नहीं है, मतलब इस तरह से कोई भी फोरेंसिक एप्लीकेशन है, मतलब जो आप कह सकते हो लीगल उससे रिलेटेड है, वहाँ पे हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। और ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये पेरेंट्स से चिल्ड्रन में भी चले जाते हैं, तो इस वजह से पैटर्निटी टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बार लोग केस कर देते हैं कि वो मेरा फादर है और वो मना करता है, तो इस बात से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये जो बच्चा है ये इस फादर का है या नहीं। मतलब पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबूत है। अब क्योंकि डीएनए सीक्वेंस में जो ये पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है, इसी से हम ह्यूमन जीनोम की जेनेटिक मैपिंग भी करते हैं, मतलब हम ये पता लगा सकते हैं कि ह्यूमन जीनोम में कौन सी जीन कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। और साथ ही साथ हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स टू एग्जिस्ट इन मोर देन 2 फॉर्म्स, कि जब कोई चीज़ 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे क्या है कि जब म्यूटेशंस के कारण जीन लेवल पे ही फ़र्क आने लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो क्या होता है, कई बार किसी भी तरीके से इंडिविजुअल के अंदर कोई नई म्यूटेशन आ जाती है, कोई नया बदलाव आ जाता है, तो उससे भी पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है। अब ये जो न्यू म्यूटेशंस आ रही हैं ये उसके सोमैटिक सेल्स में भी आ सकती है, मतलब जो उसके अपने सेल्स हैं, या जर्म सेल्स में भी आ सकता है, यानी कि सेक्स सेल्स में भी आ सकता है जो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर किसी जर्म सेल के अंदर म्यूटेशन आ जाती है और उस जर्म सेल की म्यूटेशन की वजह से जो इंडिविजुअल है उसकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है, मतलब वो बेबी फिर भी प्रोड्यूस कर सकता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता, तो इट मीन्स कि वो इस पॉलीमॉर्फिज्म को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपने बच्चों में भी ट्रांसमिट कर सकता है। इसके अलावा जो एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन है, जैसे मैंने आपको बताया था हर एक जीन के 2 एलील्स होते हैं, जैसे हमने मेंडल वाले में पढ़ा था। अगर इनमें से भी किसी एक एलील में किसी भी तरह का कोई चेंज आ जाता है तो उसे भी हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म ही मान सकते हैं, बट कब मानेंगे, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा हो। इसके अलावा क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी म्यूटेशन है वो किसी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, मतलब कोई ऐसी म्यूटेशन है जो बार बार एक पॉपुलेशन में बच्चों को अपने माँ बाप से मिलती जा रही है, मतलब बार बार उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो दैट इज़ नोन एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो ऐसी जो वेरिएशन है ये नॉन कोडिंग रीजन्स में ज़्यादा देखी जाती है। क्यों देखी जाती है नॉन कोडिंग रीजन्स में? क्योंकि जैसे मैंने भी आपको पहले बताया ये रीजन्स किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं करते, तो अगर इनमें म्यूटेशन हो भी जाती है तो उसका कोई इमीडिएट इफेक्ट, मतलब एकदम से हमें पता नहीं लगता है, बहुत टाइम बाद पता लगता है, और तब तक वो बहुत सारी पीढ़ियों में फैल चुकी होती है। और साथ ही साथ ये जो म्यूटेशन है ये हर एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाते हुए बढ़ती जाती है, और इसी की वजह से हमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। पॉलीमॉर्फिज्म भी बहुत सारे तरह के होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड ही बदल जाए, कई बार ऐसा होता है कि पूरी जो उनकी ट्रिपलेट है वो चेंज हो जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है तो उसकी वजह से इवोल्यूशन यानी कि कोई नई प्रजाति भी बन सकती है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो रहा है तो आपको इंडिविजुअल में वैसे डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब जनरली बच्चों जो क्वेश्चन आपसे 1 मार्क में पूछा जाता है, जब आपके मतलब एमसीक्यूज आते हैं, चाहे वो आपके आप कह सकते हो बोर्ड एग्ज़ाम के हैं या फिर चाहे वो आपके इसमें आते हैं नीट एग्ज़ाम में आते हैं, तो उसमें जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उसको किसने डिस्क्राइब किया था। तो आपको यहाँ पर जो नाम याद रखना है वो याद रखना है एलेक जेफरी का। तो एलेक जेफरी जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक के बारे में बताया था। उन्होंने ये बताया था कि जो सैटेलाइट डीएनए है
उस डीएनए को, सैटेलाइट डीएनए भी हमने आपको बताया था कि मतलब जिसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलती है, तो अगर आप उस सैटेलाइट डीएनए को एज अ प्रोब इस्तेमाल करते हो, प्रोब का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप लेबल कर सकते हो, मतलब चाहे आप उसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जोड़ दो या किसी क्रोमेटिक सब्सटेंस से जोड़ दो, तो अगर वो आपकी सीक्वेंस में पाया जाएगा तो एक अलग से कलर देगा, ये रेडिएशन देगा, जिससे कि आपको पता लग जाएगा। तो उसने सैटेलाइट डीएनए को एज अ प्रोब यूज़ किया था और इसको उसने नाम दिया था वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, यानी कि VNTR। और इस टेक्निक के अंदर सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन की जाती है। सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम डीएनए के लिए हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, मतलब डीएनए को जब हम इस VNTR, रेडियो लेबल VNTR के साथ जब हम हाइब्रिडाइज करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या होगा कि जहाँ जहाँ पर भी ये VNTR जाके जुड़ेंगे वो चीज़ आपको अलग से चमकती हुई दिख जाएगी, तो आप उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये जो टेक्निक है एलेक्स जेफरी ने दी थी इन 1984। इस टेक्निक में क्या किया जाता है, मतलब इस टेक्निक के स्टेप्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बच्चों आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हु डिस्कवर्ड इट, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेप्स एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, जो जनरली देखा जाता है, तो सबसे पहले आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद आपने एलेक्स जेफरी का नाम बताना है, उसके बाद आपको ये स्टेप्स बताने हैं और एप्लीकेशंस में आप ये बता सकते हो कि आपको इसका क्या क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे जिस भी इंडिविजुअल से आप करना चाहते हो। फिर उस डीएनए को हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये कुछ एंजाइम होते हैं जो डीएनए को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे ही कट करते हैं। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम बायोटेक्नोलॉजी वाले यूनिट में पढ़ेंगे। उसकी हेल्प से हम डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं, मतलब तोड़ते हैं। तो जब हम उस डीएनए को तोड़ेंगे, हमें डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। उन फ्रैगमेंट्स की हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, मतलब कि उनको इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम रन करवाएंगे। तो क्या होगा, एनोड और कैथोड आपने सुना होगा, आपने उसमें भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो जो डीएनए वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो आपका एनोड की तरफ मूव कर जाएगा। तो जैसे जैसे फ्रैगमेंट्स अलग अलग लेंथ के, वैसे वैसे वो अलग अलग तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। फिर जो डीएनए फ्रैगमेंट्स आपके सेपरेट हो जाते हैं, उन्हें आप नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन की बनी हुई मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करोगे और उन मेम्ब्रेन्स के ऊपर लेबल VNTR प्रोब प्रेजेंट है, यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, यानी कि डीएनए की वो सीक्वेंसेस जिनमें बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म है। फिर आप उनको इसके साथ हाइब्रिडाइज करवा सकते हो, मतलब जोड़ सकते हो। और फिर उसके बाद रेडियोग्राफी, मतलब एक्सरे की हेल्प से आप ये देखोगे कि कहाँ कहाँ पर आपके डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है वो उस प्रोब के साथ जुड़े हैं, हाइब्रिडाइज हुए हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो प्रोब है उसमें कोई ना कोई आपको अलग से कलर दिखेगा। तो जब ये डीएनए फ्रैगमेंट्स आपके उस प्रोब के साथ वो हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, तो आपको अलग से वो चमकते हुए दिखेंगे। तो VNTR होता क्या है, VNTR एक तरह से सैटेलाइट डीएनए होते हैं जिन्हें मिनी सैटेलाइट भी बोलते हैं। इसमें एक ही डीएनए सीक्वेंस जो है बार बार रिपीट होती रहती है। इन कॉपी नंबर का मतलब ये बहुत सारी कॉपीज बना सकती हैं। अब कितनी कॉपी नंबर वो बना सकती है, वो क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ रिपीट है उसमें भी बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है कि मतलब कई जगह पे वो बहुत ज़्यादा बार दिखते हैं, कई जगह वो बहुत कम बार दिखते हैं। तो इतनी ज़्यादा वेरिएशन होने की वजह से जो VNTR का साइज है वो 0.1 kb से लेकर 20 kb तक हो सकता है। तो जब आप VNTR प्रोब के साथ अपने डीएनए को हाइब्रिडाइज कर देते हो और आप उसकी एक्सरे फिल्म पे चेकिंग करते हो, तो आपको अलग अलग साइज के बैंड मिलते हैं, जैसा कि अभी आप अगले पेज पे डायग्राम में देखोगे। और इन बैंड से आपको डीएनए के, मतलब किसी भी पर्सन के डीएनए के बारे में एक पैटर्न पता लग जाता है। ये पैटर्न हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है। सिर्फ जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, सिर्फ उनमें ये पैटर्न लगभग सेम देखा गया है। बाकी चाहे भाई बहन हो या चाहे बच्चे और माँ बाप हो, हर एक में ये पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। और इसके लिए, इस टेक्निक की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए कई बार हम PCR भी कर सकते हैं, जिसके बारे में आप 4th यूनिट में पढ़ोगे। PCR का मतलब होता है कि मान लो कोई जीन है, वो बहुत कम प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि वो बहुत कम एक्सप्रेस होती है। तो इस टेक्निक से आप उसको बढ़ा सकते हो, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हो कि वो जीन भी अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करे। तो सिंगल सेल से भी अगर आप डीएनए लेते हो तो उससे भी आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आसानी से कर सकते हो। जैसे कई बार आपने सीरियल्स में भी देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति पे डाउट है तो उसके
मतलब आप कह सकते हो धोखे से उसका बाल तोड़ लिया जाता है, या फिर कई बार उसके मतलब ब्लड सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और उससे फिर पता लगाया जाता है कि वो जो है मुजरिम है या नहीं है। तो फोरेंसिक साइंस में तो मैंने आपको बता ही दिया कि इस टेक्निक को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे रेप हो जाता है, रेप के बाद ये नहीं पता होता, मान लो किसी का गैंग रेप हुआ है और वो लेडी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका बेबी हो जाता है, तो उस बेबी का एक्चुअल में फादर कौन है, उसके लिए यानी कि पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं। या जैसे मान लो कई बार किसी का मर्डर हो जाता है और मर्डर वाली जगह पे ब्लड के आपको बूंदें मिलती है और ये पता लगाना है कि वो ब्लड की बूंदें किसकी हैं, तो जिन जिन पे भी डाउट है उनके सैंपल्स के साथ मैच किया जाता है। तो इस तरीके से पैटर्निटी टेस्टिंग और क्राइम सीन में तो हम इसको यूज़ करते ही हैं। उसके अलावा हम इससे पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी किस तरीके से हो रही है, मतलब एक पॉपुलेशन में कितनी ज़्यादा वैरायटी आपको देखने को मिलती है, उसका भी हम पता लगा सकते हैं। तो किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसीजर काम करता है वो आपको यहाँ दिखाया हुआ है। यहाँ पर दो इंडिविजुअल ले लिए, इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी, दोनों के डीएनए लिए गए हैं। वैसे तो सारे ही क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने वो क्रोमोसोम्स लिए जिनमें ज़्यादा वीएनटीआर यानी कि ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म देखा गया। तो जैसे क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 16, आप यहाँ पे देखो तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा। पैटर्नल क्रोमोसोम में यहाँ पे जैसे 3 बैंड्स हैं, यहाँ पे 4 हैं। ऐसे ही क्रोमोसोम 2 में भी पैटर्नल में ज़्यादा, मैटर्नल में ज़्यादा। मतलब इस तरीके से हम दोनों इंडिविजुअल के एक ही क्रोमोसोम, एक जैसे क्रोमोसोम्स के वो ले लेंगे, बैंड्स ले लेंगे। यहाँ पर इन्होंने जानबूझकर अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि जब आप इसके बैंड को इलेक्ट्रोफोरेसिस पर डिटेक्ट करो तो आपको कलर की वजह से पहचानना आसान हो जाए। और मान लो ये वो डीएनए है, यानी कि ये वो ब्लड सैंपल था जो क्राइम वाली जगह पर मिला था। अब हमने ये देखना है कि ये जो ब्लड सैंपल है ये इन दोनों में से किसका है। तो हम क्या करेंगे, पीसीआर करेंगे और इसके बाद हम इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करके देखेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस करके जब हम देखते हैं तो आपको पता है, मैंने जैसे बताया, सबसे पहले आपने डीएनए आइसोलेट किया, उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर लिया। तो अब जो आपके पास अलग अलग बैंड्स आ गए, जब आप उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करोगे तो वो अपने साइज के अकॉर्डिंगली अलग अलग होते जाएंगे। मतलब जिसका साइज छोटा है वो सबसे नीचे चला जाएगा, सबसे भारी वाला ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह के आपको अलग अलग बैंड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ए, बी और सी तीनों इंडिविजुअल के बैंड्स मिल जाएंगे। अब लास्ट में आपको कंपैरिजन करना है कि ज़्यादा मैच कौन से करते हैं। तो यहाँ से आपको पिक्चर देके पता लग ही रहा होगा कि जो सी वाले के बैंड्स हैं वो बी वाले से मैच कर रहे हैं, ए वाले से मैच नहीं कर रहे। इसका मतलब जो वहाँ पे कल्प्रिट है वो बी था। तो इस तरीके से आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से सैंपल लेकर उसको जो आपको डाउट है जिन पे, उनके डीएनए सैंपल के साथ मैच करके एक्चुअल कल्प्रिट का पता लगा सकते हो। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अगर आपको फुल लेंथ क्वेश्चन आता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, जो जनरली आता ही आता है 6 मार्क्स में, तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन बता दोगे। उसके बाद आप इसमें सैटेलाइट डीएनए का नाम बताओगे, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है वो बताओगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था यही इसका प्रिंसिपल है। उसके बाद आप ये सारी चीज़ें चाहे ना भी दो, यहाँ से आपको मेन बताना है कि सबसे पहले ये एलेक्स जेफरी ने दी थी वीएनटीआर के हिसाब से, इसके स्टेप्स ये होते हैं। इससे हम 0.1 से 20 KB तक के साइज का भी पता लगा सकते हैं। एप्लीकेशंस में आप क्राइम सीन का बता सकते हो, पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी का बता सकते हो, और डायग्राम में आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो तब आपको इसमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं।